नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का 13 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ जो प्रॉपर्टीज शेष रह गई थी उनकी बात करेंगे, और साथ ही साथ जो लास्ट लेक्चर नंबर 12 के अंदर जो आपको लिखाया था कि इकाई के एन मूलों की जो प्रॉपर्टीज लिखाई थी उनमें से एक प्रॉपर्टी शेष रह गई थी, तो वो भी देख लीजिए वो कौन सी प्रॉपर्टी है। साथ साथ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक और प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, और इस एक्सरसाइज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के तहत उन सबको हम इस लेक्चर के अंदर सोल्व करवाएंगे। ठीक भाई, तो देखिए आपकी जो लास्ट लेक्चर में जो आपने प्रॉपर्टी लिखी थी कि इकाई के एन मूलों का जो सेट होता है, जो एन मूल्स होते हैं वो किस किस प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। ठीक है भाई, तो देखो उनमें से लास्ट जो रही थी प्रॉपर्टी वो ये थी कि इकाई के एन मूलों की पी घातों का योग, इकाई के एन मूलों की पी घातों का योग, पी घातों का योग, इकाई के एन मूलों की पी घातों का योग, पी घातों का योग जीरो या एन होता है। ठीक भाई, जीरो या एन होता है, अर्थात 1 प्लस अल्फा की पावर पी प्लस अल्फा की पावर 2p प्लस अल्फा की पावर 3p प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा की पावर n-1 इंटू p। ठीक है भाई, तो देखिए इसका मान है तो जीरो होगा या फिर इसका मान क्या होगा, n होगा। जीरो कब होगा, देखिए भाई अगर ये p n का मल्टीपल नहीं है, कहने मतलब ये p n का मल्टीपल नहीं है तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा, जीरो होगा। और अगर p n का मल्टीप्लिकेशन है तो अल्फा की पावर p, अल्फा की पावर 2p, अल्फा की पावर 3p और अल्फा की पावर n-1 इंटू p का मान कितना होगा, 1 होगा। तो ये क्या, ये भी 1 है, ये 1 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, n टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसका एडिशन उस सम के कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा टोटल n। ठीक है भाई, तो देखिए इसका मान होगा जीरो कब, यदि p n का गुणज नहीं है। ठीक भाई, यदि p n का गुणज नहीं हो। और स्मॉल n कब होगा, स्मॉल n होगा यदि स्मॉल p n का गुणज हो। ठीक भाई, यदि स्मॉल p n का गुणज हो। तो ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी थी इकाई के एन मूलों के। ठीक है भाई, अब उसके पश्चात हम पढ़ते हैं इकाई के घनमूल के बाद। ठीक भाई, हमने सबसे पहले पढ़ा था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एन मूलों की हमने बात की थी, तो उसके पश्चात हमने बात की इकाई के एन मूलों की। अब हम बात करेंगे इकाई के घनमूल की। ठीक भाई, तो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकाई के घनमूल। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है इकाई के घनमूल या फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक भाई, या फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, देखिए इकाई के घनमूल होते क्या है। ठीक भाई, क्योंकि इकाई के जो घनमूल होते हैं, आपने इकाई के एन मूलों की जब गणना की थी तो आपने इकाई के एन मूलों की गणना करने के लिए आपने कौन सी बहुपद समीकरण की सहायता ली थी, z की पावर n-1 बराबर 0, कहने मतलब एक बहुपद समीकरण z की पावर n-1 बराबर 0 की आपने सहायता ली थी। z की पावर कितनी थी, n, कहने मतलब उस बहुपद की घात कितनी थी, उस बहुपद की घात थी n। उस बहुपद की घात n थी तो उसके कितने रूट्स निकले थे, उसके रूट्स निकले थे n। ठीक भाई, उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने थे, उसके नंबर ऑफ रूट्स की संख्या थी n। ठीक है, तो इसी प्रकार जब आप इकाई के घनमूल निकालोगे तो यहाँ पर आपको जो पॉलिनोमियल इक्वेशन लोगे उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री होनी चाहिए 3। कहने मतलब उस पॉलिनोमियल इक्वेशन से कितने रूट एग्जिस्ट होनी चाहिए, 3 रूट एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक भाई, और इकाई के जो घनमूल है वो क्या, जो इकाई के जो घनमूल होते हैं वो उस 3 घात की जो बहुपद समीकरण होगी उसके ही मूल होंगे। ठीक भाई, इकाई के घनमूल कौन होंगे, इकाई के घनमूल उस बहुपद समीकरण के ही मूल होंगे। ठीक है भाई, जिसकी घात कितनी है, जिसकी घात है 3। ठीक है, तो देखिए इकाई के जो घनमूल है वो आपके उस बहुपद समीकरण के क्या होते हैं, हलों का समुच्चय होता है। कहने मतलब इकाई के जो घनमूल होते हैं वो आपके उस बहुपद समीकरण का क्या होते हैं, हलों का समुच्चय होता है। ठीक है, देखिए इकाई के
घनमूल इकाई के घनमूल इकाई के घनमूल बहुपद समीकरण इकाई के घनमूल बहुपद समीकरण z की पावर 3 माइनस 1 बराबर 0 का हल समुच्चय होता है। ठीक भाई, इकाई के घनमूल क्या होते हैं? बहुपद समीकरण z की पावर 3 माइनस 1 बराबर 0 का हल समुच्चय होता है। ठीक भाई, हल समुच्चय होता है। ठीक है, that is z क्यूब माइनस 1 किसके बराबर? that is z क्यूब बराबर क्या है? that is z क्यूब बराबर है 1। यानी मतलब है z की पावर 3 माइनस 1 0 के बराबर है, z की पावर 3 किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। z की पावर 3 1 के बराबर है, तो z की वैल्यू क्या होगी? 1 की पावर 1/3 के बराबर। ठीक भाई, z की वैल्यू क्या होगी? 1 की पावर 1/3 के बराबर होगी। और आपको पता है कि 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 की वैल्यू होती है cos 2 के पाई प्लस आयोटा sin 2 के पाई। ठीक भाई, 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 की वैल्यू होती है cos 2 के पाई प्लस आयोटा sin 2 के पाई। ठीक है, तो 1 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 2 के पाई प्लस आयोटा sin 2 के पाई की होल पावर 1/3 हो जाएगी, जहां पे ईच के किसको बिलोंग करेगा? ईच के बिलोंग करेगा स्मॉल z को। ठीक है, अब देखिए z की पावर 1 z बराबर 1 की पावर 1/3 बराबर cos 2 के पाई प्लस आयोटा sin 2 के पाई की होल पावर 1/3। cos 2 के पाई प्लस आयोटा sin 2 के पाई किसके बराबर होता है? ये होता है e की पावर आयोटा 2 के पाई के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? e की पावर आयोटा 2 के पाई के बराबर। लेकिन सबसे पहले इसको ऐसे लिखिए, z बराबर 1 की पावर 1/3 बराबर cos 2 के पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा sin 2 के पाई अपॉन 3। ठीक है भाई, ये किसके बराबर होता है? cos 2 के पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा sin 2 के पाई अपॉन 3। ठीक है, क्योंकि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की होल पावर n किसके बराबर होता है? cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा के। तो हमने उस फॉर्मूले से ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है e की पावर 2 के पाई e की पावर 2 के पाई आयोटा बाई 3। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू क्या होती है? e की पावर 2 के पाई आयोटा बाई 3, जहाँ पे k की वैल्यू क्या है? जहाँ पे k की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है। ठीक है भाई, k की वैल्यू क्या है? 0 से लेकर 2 तक है। अब k की वैल्यू 0 रिप्लेस करो तो आपको इकाई का एक जो घनमूल है उनमें से आपको एक मूल फाइंड आउट हो जाएगा। फिर k की वैल्यू आप 1 लो तो आपको इकाई के घनमूल का दूसरा मूल प्राप्त हो जाएगा, और इसी प्रकार k की वैल्यू 2 लो तो आपको तीसरा मूल भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इकाई के घनमूल क्या होंगे? जब k बराबर 0 रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? e की पावर 0, e की पावर 0 गुना कितना होता है? 1। ठीक है भाई, कहने का मतलब है k बराबर 0 में जो रूट आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार z बराबर 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार k की वैल्यू जब आप 1 लोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी? z की वैल्यू आएगी e की पावर 2 पाई आयोटा बाई 3। ठीक है, और इसी प्रकार जब k की वैल्यू 2 लोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी? z की वैल्यू आएगी e की पावर 4 पाई आयोटा बाई 3। ठीक है, तो ये आप k की डिफरेंट वैल्यू लो, आपको इकाई घनमूल मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जो z बराबर e की पावर 2 पाई आयोटा बाई 3 है, इसको आप पता है, इसको आप मान सकते हो ये किसके बराबर है? ये मान लिया आपने ओमेगा के बराबर। ठीक है भाई, ये किसके बराबर है? ओमेगा के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है भाई, ये किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कहने मतलब है कि घनमूल कौन कौन से होते हैं? 1 ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा क्या होता है? जहाँ पे ओमेगा e की पावर 2 पाई आयोटा बाई 3 होता है। ठीक भाई, ओमेगा क्या होता है? e की पावर 2 पाई आयोटा बाई 3 होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आता है इकाई के घनमूल, आता है इकाई के घनमूल 1 e की पावर 2 पाई आयोटा बाई 3 कॉमा e की पावर 4 पाई आयोटा बाई 3 होते हैं। अर्थात इकाई के घनमूल 1 ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ठीक भाई,
इकाई के घनमूल कौन कौन से होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। जहां पर ओमेगा क्या होता है, जहां ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है e की पावर 2 पाई आयोटा बाई 3। ठीक भाई, ओमेगा बराबर क्या होता है, e की पावर 2 पाई आयोटा बाई 3 होता है। ठीक है, तो ये आपके इकाई के एन मूल इकाई के घनमूलों की बात होगी, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात होगी। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो देखिए इसके कौन कौन से गुणधर्म है वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो देखो भाई इसके गुणधर्म देखिए, आपको मैंने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के n रूटों का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के n रूटों का गुणनफल कितना हो, सॉरी n रूटों का योग कितना होता है, n रूटों का योग होता है 0। तो इसी प्रकार इकाई के घनमूलों का योग कितना होता है, इकाई के घनमूलों का योग होता है 0। दैट मींस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है किसके, 0 के बराबर। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, इकाई के घन मूलों का योग शून्य होता है। इकाई के घन मूलों का योग शून्य होता है। इकाई के घन मूलों का योग शून्य होता है। दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, सेकंड मैंने लिखाया था आपको कि इससे पहले वाले जो टॉपिक था आपका इकाई के एन मूलों में, उसमें मैंने बताया था कि इकाई के एन मूलों का गुणनफल कितना होता है, -1 की पावर n-1। ठीक है भाई, -1 की पावर n-1 होता है। तो यहाँ पे इकाई के घनमूलों का गुणनफल कितना होगा, ये होगा -1 की पावर 3 -1, कहने का मतलब -1 का होल स्क्वायर। दैट मींस इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 1 होगी। ठीक है भाई, तो आप लिख सकते हो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी कि 1 × ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है 1 के बराबर। दैट मींस ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, फिर उसके पश्चात देखो थर्ड, इकाई के घनमूलों की p घातों का योग, इकाई के घनमूलों की p घातों का योग, इकाई के घनमूलों की p घातों का योग 0 या 3 होता है। ठीक भाई, इकाई के घनमूलों की p घातों का योग 0 या 3 होता है। अर्थात वो इक्वेशन लिखनी है आपको, अर्थात 1 प्लस ओमेगा की पावर p प्लस ओमेगा की पावर 2p। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0 कब, जब p 3 का गुणज नहीं है। ठीक भाई, जब यदि p 3 का गुणज नहीं हो, यदि p क्या हो, 3 का गुणज नहीं हो। ठीक है, और 3 कब हो जाएगा, 3 हो जाएगा यदि p 3 का गुणज हो। ठीक भाई, यदि p 3 का गुणज हो। ठीक है, यह आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। उसके पश्चात देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया z बराबर x प्लस आयोटा वाई। ठीक भाई, z बराबर x प्लस आयोटा वाई दी गई है, जहाँ पे x और y क्या है, रियल नंबर्स है। जहाँ पे x और y क्या है, रियल नंबर्स है। अगर इन x और y का रेशो, अगर इन x और y का रेशो 1:1 या फिर √3 है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो आपके इकाई के क्या होंगे, इकाई के घनमूल होंगे। ठीक भाई, ये क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इकाई के घनमूल होंगे। ठीक भाई, कहने का मतलब है कि अगर किन्हीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का रेशियो √3:1 या 1:√3 होता है, तो ये क्या होते हैं, इकाई के घनमूल होते हैं। ठीक भाई, इकाई के क्या होते हैं, घनमूल होते हैं। या फिर आप ऐसे देख लो कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth पावर निकालते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट्स निकालते हो, तो वो nth रूट्स कहाँ स्थित होते हैं, वो सभी nth रूट्स एक ओरिजिन को सेंटर मानते हुए एक वृत्त बनाते हैं। ठीक भाई, वो रूट्स कहाँ स्थित होते हैं, वो रूट्स स्थित होते हैं एक वृत्त की परिधि पर, जिसका केंद्र कितना होता है,
जिसका केंद्र मूल बिंदु होता है और जिसकी रेडियस आपको पता ही है, जिसकी रेडियस भी r की पावर 1/n होती है। ठीक भाई, तो वो इकाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एनाटोड से जो होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, वो स्थित होते हैं एक इस वृत्त की परिधि पर, जिसका केंद्र तो होता है मूल बिंदु, रेडियस क्या होता है r की पावर 1/n। ठीक है भाई, इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि इकाई के जब एन मूल फाइंड आउट करते हो तो इकाई के एन मूलों में एन मूल होते हैं, उनमें से कम एक मूल तो स्थित होता है, एक मूल पे स्थित होता है वास्तविक अक्ष पर। ठीक है भाई, कम से कम एक मूल, दो भी हो सकता है पर दो से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है भाई, कम से कम एक मूल वास्तविक अक्ष पर स्थित होगा। और ये जितने भी एन मूल हैं ये सब के सब कहाँ स्थित होंगे, ये सब के सब स्थित होंगे कहाँ पर, एक वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे, जिसका सेंटर होगा मूल बिंदु और जिसकी रेडियस कितनी होगी, जिसकी रेडियस होगी 1। ठीक है, इसी प्रकार इकाई के जो एन मूल होते हैं वो इकाई के एन मूल कहाँ स्थित होते हैं, एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, जिसका सेंटर तो होता है ओरिजिन और जिसकी रेडियस होती है 1। और साथ के साथ जब इन पॉइंट्स को जब मिलाया जाता है तो उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक भाई, उसके द्वारा क्या किसका निर्माण होता है, त्रिभुज का निर्माण होता है, जो कि कैसा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो अब देखिए कंसेप्ट क्या है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का रेशियो 1:3 या √3:1 है, तो वो कहाँ स्थित होंगे, वो इस वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे, जिसकी सेंटर तो है मूल बिंदु, जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है 1। ठीक भाई, वो कहाँ स्थित होंगे, एक वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे, जिसका केंद्र मूल बिंदु है और रेडियस कितनी है, उसकी 1 है। ठीक है, तो देखिए इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए आप, इकाई के एन मूल, इकाई के घन मूल, इकाई के घन मूल एक वृत्त की परिधि पर, एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, जिसका केंद्र मूल बिंदु व त्रिज्या कितनी होती है, व त्रिज्या इकाई होती है। ठीक भाई, व त्रिज्या इकाई होती है, तथा इन शीर्षों को मिलाने पर वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक भाई, एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक भाई, एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है, उसके पश्चात नेक्स्ट आपकी आते प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, यदि किसी सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y के लिए, z बराबर x प्लस आयोटा y के लिए x अपॉन या x रेशो, x और y का रेशो, x और y का रेशो 1:√3 या √3:1 हो, √3:1 हो, तो ये संख्याएं इकाई त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर स्थित होंगी। तो ये संख्याएं इकाई त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर स्थित होंगी। भाई, इकाई त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर स्थित होंगी। ठीक भाई, ये तो हो गया आपका क्या नाम से प्रॉपर्टी नंबर 5। उसके पश्चात नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है, वो आती है क्या, प्रॉपर्टी नंबर 6। देखिए भाई,
1 के इकाई के जो घनमूल होते हैं वो क्या होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहा जाऊं, मैं आपसे ये कहूं कि -1 के घनमूल निकालिए, तो -1 के घनमूल क्या होते हैं, -1 के घनमूल होते हैं -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई, देखिए -1 लास्ट जो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है कि -1 के घनमूल -1 के घनमूल -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ठीक भाई, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो यह आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। उसके पश्चात आपका एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, वो देख लीजिए कौन सा है, वो है आपका उसके पश्चात आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1.5.1। ठीक भाई, यह आपका बुक का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसके अंदर आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि आर्गन समतल में सिद्ध कीजिए कि आर्गन समतल में बिंदुओं Z1, Z2, Z3 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, Z3 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल समेशन Z2 माइनस Z3 इंटू मॉड Z1 का होल स्क्वायर बटा 4 आयोटा Z1 होता है। ठीक है, 4 आयोटा Z1 होता है। ये आपको सिद्ध करना है, और साथ साथ आपको सिद्ध करना है और ये भी सिद्ध करना है कि प्रदर्शित कीजिए कि त्रिभुज समबाहु होगा यदि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक भाई, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा यदि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है, तो देखिए ये आपको सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस एग्जांपल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई वो देखिए। आपको आर्गन समतल के अंदर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं Z1 Z2 और Z3। ठीक है, इन जो आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर के सापेक्ष आपको आर्गन समतल में कोई ना कोई बिंदु मिलेंगे जो कि क्या है, जो कि एक त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। ठीक भाई, ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है, ये किसी त्रिभुज के शीर्ष है। तो आपसे ये कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि इन तीनों शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समेशन Z2 माइनस Z3 इंटू मॉड Z1 का होल स्क्वायर बटा 4 आएगा Z1 होता है। ठीक भाई, ये आपको सिद्ध करना है, और आपको ये भी सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा यदि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो लिखिए। आपको दिया गया है A ऑफ Z1 B ऑफ Z2 व C ऑफ Z3 एक त्रिभुज के क्या है, एक त्रिभुज के शीर्ष है, एक त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है।
जहां जहां Z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1, Z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2 व Z3 बराबर x3 प्लस आयोटा y3 है। x3 प्लस आयोटा y3 है। ठीक भाई, आपको जहां Z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1, Z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2 और Z3 बराबर x3 प्लस आयोटा y3 है। ठीक है भाई, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे गए हैं। ठीक भाई, ये जो सीरीज है इनके सापेक्ष दे गए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, जब एक बिंदु या शीर्ष ए के रेस्पेक्ट में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो कहने मतलब है इस शीर्ष के निर्देशांक कितने होंगे, शीर्ष के निर्देशांक होंगे x1 y1, शीर्ष बी के निर्देशांक होंगे x2 y2 और शीर्ष बी के निर्देशांक होंगे x3 y3। तो आप कह सकते हो अर्थात शीर्ष ए बी व सी के निर्देशांक व सी के निर्देशांक व सी के निर्देशांक कितने होंगे, ये होंगे x1, y1, x2, y2, x3, y3 होता है। ठीक है, x3, y3 होता है। ठीक, अब हमें सिद्ध करना है, अब जो सिद्ध करना वो लिखिए, अब हमें सिद्ध करना है कि इन शीर्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, कि इन शीर्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समीशन Z2 माइनस Z3 इंटू मॉड Z1 का स्क्वायर अपॉन 4 आयोटा Z1 होता है। ठीक भाई, आपको क्या सिद्ध करना है कि इन शीर्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समीशन Z2 माइनस Z3 इंटू मॉड Z1 स्क्वायर अपॉन 4 आयोटा Z1 होगा। ठीक है, तो देखो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक रूप में निम्न होता है। ठीक भाई, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, सारणिक रूप में निम्न होता है। अर्थात डेल्टा बराबर 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ठीक भाई, आपको बताया अगर आपको कोई भी तीन बिंदु देखे तो इन तीनों बिंदु से निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल सारणी के द्वारा किस प्रकार फाइंड करते हैं, डेल्टा बराबर 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 के द्वारा। ठीक है, अब देखिए आपको ये भी पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सारणी के अंदर किसी भी पंक्ति या स्तंभ को अगर किसी भी नॉन जीरो संख्या से गुणा किया जाए तो ये सारणी का जो मान है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है उसके इनवर्स से। ठीक है, कहने मतलब है अगर इसके किसी भी पंक्ति को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो सारणी किससे डिवाइड हो जाता है, अगेन ये उसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देखते हो कि जब इस कॉलम को जब आप आयटा से मल्टीप्लाई करते हो तो आयटा से भाग भी लग जाए, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/, डेल्टा बराबर 1/2 आयटा डिटरमिनेंट ऑफ x1 आयटा y1 1, x2 आयटा y2 1 और x3 आयटा y3 1। ठीक है, अब आपको बताया कि सारणी के किन्हीं भी दो कॉलम्स को अगर आप ऐड करते हो तो सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक भाई, सारणी के किसी भी कॉलम में अगर दूसरे कॉलम की संख्या को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड करते हो तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे क्या परिवर्तन करोगे, हमें परिवर्तन करना है यहाँ पे किसके अंदर, हमें परिवर्तन करना है यहाँ पे C2 के अंदर। C2 के अंदर क्या करना परिवर्तन कि C2 के अंदर आपको क्या जोड़ना है, C1 जोड़ना है। ठीक भाई, C2 के अंदर क्या जोड़ना है आपको, C1
जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा डेल्टा बराबर 1/2 आयोटा डिटर्मिनेंट ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 1 x2 प्लस आयोटा y2 1 और x3 प्लस आयोटा y3 1। ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, अब आपको पता है x1 प्लस आयोटा y1 की वैल्यू क्या है z1, इसकी वैल्यू क्या है z2, इसकी वैल्यू क्या है z3। तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर 1/2 आयोटा डिटर्मिनेंट ऑफ x1 z1 1 x2 z2 1 और x3 z3 1। ठीक भाई, आप देखिए यहाँ पे इस जो भी आपको दिया गया सारणिक, इस सारणिक का आप किसी भी पंक्ति और स्तंभ के सापेक्ष क्या कर सकते प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न क्या आएगा वो देख लीजिए। आपने इसका प्रश्न किया है किसके सापेक्ष, हमने इसका प्रश्न किया है तीसरे कॉलम के सापेक्ष। तो देखो क्या है इसका प्रश्न वो देख लीजिए। ठीक है, या फिर आप इसका फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष आप इसका प्रश्न कीजिए। तो देखो क्या है 1/2 इंटू x1 इंटू z2 माइनस z3 माइनस 3 प्लस x2 इंटू z3 माइनस z3 माइनस z1 प्लस x3 इंटू z1 माइनस z2। ठीक है, तो ये क्या आएगा सारणिक का मान आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे हम इस जो भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल है हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डेल्टा बराबर 1/2 पाई आयोटा समेशन x1 z2 माइनस z3। ठीक है, समेशन x2, तो समेशन x1 इंटू z2 माइनस z3। अब x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 क्या है, x1 z1 का रियल पार्ट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 2 रियल पार्ट ऑफ z किसके बराबर होता है, ये होता है z प्लस z बार के बराबर। तो मैं यहाँ पे इस x1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, x1 की वैल्यू लिख सकता हूँ z1 प्लस z1 का कंजुगेट बटा 2। ठीक भाई, इस x1 की वैल्यू में क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, ये z1 प्लस z1 बार बटा 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है डेल्टा बराबर 1/2 आयोटा समेशन z1 प्लस z1 बार बाई 2 इंटू z2 माइनस z3। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप ये जो 1/2 आ रहा है यहाँ पे, इस 1/2 को आप समीशन से बाहर लाइए, क्योंकि ये क्या है ये इस समीशन की प्रत्येक टर्म से क्या मल्टीप्लाई है, तो आप यहाँ से कॉमन ले लेते हो तो ये बाहर इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा 1/4 आएगा। ठीक है, देखो डेल्टा बराबर 1/4 आयोटा इंटू समीशन z1 प्लस z1 बार इंटू z2 माइनस z3। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे z1 को मल्टीप्लाई कीजिए z2 माइनस z3 से, z1 बार को मल्टीप्लाई कीजिए z2 माइनस z3 से, तो यहाँ पे समीशन कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा, समीशन डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा बराबर 1/4 आयोटा इंटू समीशन z1 इंटू z2 माइनस z3 प्लस समीशन इंटू z1 बार इंटू z2 माइनस z3। ठीक है, अब आप देखते हो इस समीशन को जब ओपन करते हो तो क्या आता है, ये आता है इस वाले समीशन को ओपन करते हो तो z1 इंटू z2 माइनस z3 प्लस z2 इंटू z3 माइनस z1 प्लस z3 इंटू z1 माइनस z2। ठीक है भाई, ये वाले नंबर तो एज इट इज जाएंगे, इनमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, इनमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। x1 की जगह यहाँ पे किसने ले ली, z1 ने ले ली, तो यहाँ पे x2 की जगह कौन आएगा z2 और x3 की जगह कौन आएगा z3। ठीक है, देखो z1 z2 पॉजिटिव है और इधर देखो z1 z2 क्या है नेगेटिव, दैट मींस कैंसिल हो गया, तो z1 z3 इधर नेगेटिव है जबकि z1 z3 इधर पॉजिटिव है, फिर क्या बच गया, फिर इधर बच गया z2 z3 पॉजिटिव है जबकि इधर z2 z3 नेगेटिव, मतलब इसकी वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब ये समीशन यहाँ से हट जाएगा। देखो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई, तो सिर्फ क्या शेष बचा, ये बचा टोटल आपके पास क्या, डेल्टा बराबर 1/4 आयोटा समीशन z1 बार इंटू z2 माइनस z3। ठीक है, अब देखिए ये जो समीशन है, इस समीशन में मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे z1 बार है, जो टर्म है यहाँ पे z1 बार, इस z1 बार को मैं क्या करता हूँ अंश व्यवहार में z1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया z1 से, क्यों किया, क्योंकि हम इसका जो एरिया चाहिए, इसका जो एरिया चाहिए वो क्या है
Z2 माइनस समीशन Z2 माइनस Z3 इंटू मॉड Z1 होल स्क्वायर अपॉन 4 आएगा Z1। जबकि यहाँ पे सब कुछ है 1/4 आएगा है, समीशन है Z2 माइनस Z3, सिर्फ यहाँ पे क्या है मॉड Z1 स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो जबकि इसको करना क्या पड़ेगा, मोड Z1 स्क्वायर लाने के लिए Z1 से मल्टीप्लाई करो, Z1 से भाग दो, तो ये आ जाएगा डेल्टा बराबर 1/4 आएगा समीशन Z1 इंटू Z1 बार इंटू Z2 माइनस Z3 बटा Z1। तो ये Z1 इंटू Z1 बार तो मोड Z1 हो गया, और 1/4 आएगा समीशन के अंदर ले लो तो ये हो जाएगा 1/4 आएगा Z1। ठीक भाई, ये क्या हो जाएगा 1/4 आएगा Z1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा डेल्टा बराबर समीशन मॉड Z1 का होल स्क्वायर इंटू Z2 माइनस Z3 अपॉन 4 आएगा Z1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें सिद्ध करना है ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा यदि ये Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर किसके बराबर हो, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन वो एक पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, जो बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराएंगे। आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता होगा। धन्यवाद।